वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा इसकी। और इसमें ये जो हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं राम शरण शर्मा की, उसमें अपने 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। इस पुस्तक में हम कुछ 18 टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, जिनकी सूची इस प्रकार दी गई है। हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व ये कवर कर लिया है। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण कवर कर लिया है। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक इससे पहले वाले टेस्ट में हो गए। ये जो टेस्ट है इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे प्राचीन भारत का भौगोलिक ढांचा, यानी 4 तक, ठीक है। तो 4 हो गया। इसके अलावा जो बचेगा प्रस्तर युग बचेगा, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ बचेंगी, हड़प्पा संस्कृति, काशी युग सभ्यता, आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग, उत्तर वैदिक अवस्था, राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। और जो टॉपिक नंबर 10 होगा वो जैन धर्म बौद्ध धर्म। 11वां टॉपिक है जनपद राज और प्रथम मगध साम्राज्य। टॉपिक 12 है ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। 13वां टॉपिक है बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। मौर्य युग, मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। सातवाहन युग और सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे इस पुस्तक से। जिन लोगों के पास भी यह पुस्तक ऑलरेडी है, अगर पढ़ी है आपने, तो उसको पढ़ने के बाद ये सीरीज़ लगाइएगा, बड़ा आनंद आएगा, ठीक है, और लंबे समय तक याद रखोगे। और जिनके पास नहीं है तो इस सीरीज़ को ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है ये। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही व्हाट्सअप नंबर और गूगल पे फ़ोनपे नंबर है, इसी पर जो है आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 4। इनमें से कुछ टॉपिक जो हमने अभी 6 क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर करी थी उससे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन प्रश्नों के पूछने के तरीके को बदल दूंगा मैं ताकि रोमांच बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेस्ट नंबर में देखें तो टेस्ट नंबर होगा 38 और टॉपिक है भौगोलिक ढांचा और पुस्तक का नाम है राम शरण शर्मा का भारत का प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नंबर 4, ये लेसन नंबर 4, भौगोलिक ढांचा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है? मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, प्राचीन भारत के लोगों को मानसूनी पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी क्या? भारत के लोग मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में समर्थ हुए थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या प्राचीन भारत के लोगों को मानसूनी पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी और भारत के लोग मानसूनी पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में समर्थ हुए। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। देखिए, भारत के लोगों को ईसा की पहली सदी के आसपास मानसूनी पवनों की दिशा मालूम हो गई थी और भारत के लोगों ने मानसून के ज्ञान के फलस्वरूप पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित किए थे। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्राचीन पंचमार्क यानी आहत सिक्के निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे? आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के किस धातु के बने थे? सोना, चांदी, तांबा, टिन। ये चांदी के बने थे, तो सी है इसका आंसर। देखिए, प्राचीनतम भारत के प्राचीनतम सिक्के या आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के चांदी के बने होते थे और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन सिक्कों पर पेड़ की आकृति, मछली की आकृति, सांड की आकृति, हाथी की आकृति, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थीं। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उत्तर में भीमा नदी, दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था। प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी तक थी। कौन कौन सत्य है इसमें? देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा वाला भी करेक्ट है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एग्जैक्ट करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, कर्नाटक राज्य की सीमा उत्तर में भीमा नदी और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बनाती है और बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों की सीमा तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ती थी। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। तथा इन राज्यों को तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में राज्य प्रसार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को भी इसी नदी यानी तुंगभद्रा नदी के उत्तर में राज्य प्रसार
में कठिनाई हुई थी। और भारतीय महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्राचीन कलिंग राज्य की उत्तरी सीमा महानदी तक और दक्षिणी सीमा गोदावरी तक थी। तो तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी सिविल सेवा में बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। इसका उत्तर क्या है? ताम्रलिप्ति, मुजिरिस, अरिकीमेडु, सोपारा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरिकामेडु, बी। तो प्राचीन काल में अरिकामेडु, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित थे। तो बी करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग द्वारा होता था। इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा होता था। तो ये तो एक ही चीज की दो बातें हैं, ये दोनों भी करेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुख्य लिखकर थोड़ा सा चेंज हुआ है, वरना अगर मुख्य मुख्य होता तो एक पक्का गलत होता। देखिए, उस समय सड़कें तो विकसित थी ही नहीं, सड़कें बनाना कठिन भी था उस समय। इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग द्वारा नहीं होता था, बल्कि मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा होता था। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, और अपने को करेक्ट ढूंढना, तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, प्राचीन काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग से नहीं होता था, क्योंकि उस काल में सड़कें बनाना कठिन था। गलत है पहला स्टेटमेंट। प्राचीन काल में नदियां वाणिज्य और संचार की धमनियां थी, इसलिए इस काल में मनुष्यों और वस्तुओं का आवागमन नाव से होता था। अतः नदी मार्गों का सैनिक और वाणिज्यिक संचार में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और अशोक द्वारा जो स्थापित प्रस्तर स्तंभ हैं, वो नावों द्वारा ही देश के दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक कायम रही, यानी 1600 तक। 1600 में तो स्थापना हुई, उससे भी आगे तक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, स्टेटमेंट वाला। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी की घाटी में हुआ। वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ। वैदिकोत्तर या उत्तर वैदिक एक ही बात है। पहला तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। ठीक है। वैदिक संस्कृति का विकास कहाँ हुआ? पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ। ये दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा होना चाहिए। और वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ? मध्य गंगा की घाटी में। तो केवल पहला ही करेक्ट है, दूसरा तीसरा इनकरेक्ट है, एलिमिनेट कर दीजिए। तो ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ, जबकि विकास पश्चिमी घाटी में हुआ। वैदिकोत्तर या उत्तर वैदिक संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फली फूली। तो दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में धातु, सूची 2 में प्राप्ति के स्थान। तांबे को ना किसी को ना मिला पाए तो तांबे को तो मिला ही दोगे। ठीक है, जो उत्पत्ति का स्थान उस समय था, अभी तक चल रहा है, वो तांबा मिला दीजिए राजस्थान से, और सोना मिला दीजिए कर्नाटक से। सी का हो गया 1, 1 से तो एलिमिनेट हो नहीं रहा है, लेकिन 2 को एलिमिनेट कर दिया इसने। और ए का हो गया 2, सी का हो गया 1, ए का हो गया 2, 2 में है। और टिन हो गया अफगानिस्तान से, और सीसा हो गया आंध्र प्रदेश से। तो बी का 4, यानी सी हो गया इसका आंसर। 2 4 1 3। तो विकल्प में दी गई धातुएं तथा उनसे प्राप्ति स्थान का सुमेलन इस प्रकार होगा। यह धातु, यह प्राप्ति के स्थान। सोना कर्नाटक से, सीसा आंध्र प्रदेश से, तांबा राजस्थान के खेतड़ी,
और टिन है अफगानिस्तान। तो इस टॉपिक से निकलते हैं 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक लाइक आप कर सकते हो टेस्ट को पसंद आए तो, ठीक है। ना भी पसंद आए तो प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा प्रश्न ये। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। सब्सक्राइब करना सिविल सर्विसेज स्टडी को। आर ओ ए आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, लाभ उठाते रहिए उसका।